स्टार्ट करने जा रहे हैं और औघड़ उपन्यास का चैप्टर नंबर 3। मौसम बदलने लगा था। सुबह की धूप अब ज़रूरी लगने लगी थी। डॉक्टर बलेंदु की दवा और दुआ दोनों के काम कर जाने के बाद पुरुषोत्तम सिंह की तबीयत अभी ठीक चल रही थी। वैसे भी गैस का गोला कितने दिन तक पेट में। पुरुषोत्तम सिंह घर के खुली छत पर कुर्सी लगा के इत्मीनान से बैठ रेडियो सुन रहे थे। तभी हाथ में मोबाइल लिए फूकन सिंह छत पर पहुंचा और उस समय तक मोबाइल गांव में इक्का दुक्का लोगों के पास ही था। उसमें भी गांव में पहला मोबाइल फूकन सिंह के पास ही आया था। अक्सर नेटवर्क की दिक्कत होने के कारण फूकन अपने 2 मंजिले की छत पर जा नेटवर्क धराने की कोशिश करता था। फूकन सिंह जब अपने छत पर टहल टहल कर मोबाइल से ज़ोर ज़ोर तक बात करता तो दूर संचार की क्रांति का यह मोहक दृश्य दूर दूर तक खेतों में काम कर रहे लोगों को अपनी कुदाल छोड़ एकदम देखते। फूकन सिंह की आयु करीब करीब 40 से 42 साल तक की रही होगी। पुरुषोत्तम सिंह की विरासत का भार अब इसी के कंधे पर था। उसने इस लायक अपना कंधा बनाने में अथक लगन के साथ मेहनत भी की थी। बचपन से ही कसरत करना, पूरकस खाना मतलब भर पेट खाना, ठीक है, और भर फूट सोना उसकी दिनचर्या थी। उसने बचपन से लेकर जवानी तक जरा भी पढ़ाई लिखाई या कला संगीत इत्यादि अनुत्पादक एवं अनिश्चित परिणाम देने वाले कार्यों में नहीं गंवाया। थोड़ा सा भी कार्य जो है इसमें पढ़ाई लिखाई के और सब संगीत कला के बारे में नहीं सीखा। जहाँ भी समय दिया तुरंत कुछ पाया। वह खेलता भी था तो क्रिकेट कबड्डी फिजूल के खेल नहीं, वह खेलता भी या तो क्रिकेट या कबड्डी जैसे फिजूल के खेल नहीं खेलता था, जब बल्कि जुआ खेलता था जिसमें तुरंत कुछ अर्जित किया जा सके। अर्जित करने की यह लत उम्र के साथ बढ़ती गई। उसने बिना किसी डिग्री सब अर्जित कर रखा था। बिना दरोगा बने लोगों को रस्सी से बंधवा देता था, बिना जज बने फैसला भी सुना देता था, बिना कलेक्टर बने साहब भी कहलाता था। पिछली बार प्रधानी का चुनाव लड़ा पर उसमें चुनावी धांधली की शिकायत हो जाने के बाद वो चुनाव रद्द हो गया। अब आने वाले चुनाव का इंतजार कर रहा था। साल भर पहले गांव के बाहर ढाबे पर दारू पीते वक्त उसकी बाहरी गांव के कुछ लड़कों के साथ बहस हो गई। उस पर मनबड़ू लड़के ने फूकन सिंह के रुतबे की परवाह किए बगैर उसे 10-20 लात घूंसे बरसा दिए उसके ऊपर 10-20 लात बरसा दिए थे उसके ऊपर, ठीक है। इस घटना से परिवार की हैसियत की ग्राफ में थोड़ा सा गिरावट आ गया था। अब ज़माना बदल चुका था। पुरानी फुटानी की ठसक नहीं बर्दाश्त करता था कोई भी, ये सब नया लौंडा लोग। तब से फूकन सिंह थोड़ा फूक फूक कर ही कदम रखता था। फूकन सिंह छत पर एक कोने से दूसरे कोने पर नेटवर्क खोजते टहल रहा था। अचानक उसकी नज़र पीछे वाली दीवार पर पड़ी। उसने देखा कि एक आदमी अपना सिर गोते हुए दीवार से सटे पेशाब कर रहा है। यह देख उसका चेहरा तमतमा गया। फूकन सिंह जोर से चिल्लाया, कौन है रे बेटी चोद? साला हमारे दीवार पर मुतता है रे। मूतने को तो एक भारतीय चीन की दीवार पर भी मुत दे। मखालनपुर गांव में पुरुषोत्तम सिंह फूकन सिंह की खानदानी दीवार पर मुतना बहुत बड़ी बात थी। फूकन सिंह को चिल्लाता देख पुरुषोत्तम सिंह कुर्सी पर उठ खड़े होकर छत की रेलिंग से झांकने लगे। फूकन सिंह ने गुस्से में आंख लाल किए इधर उधर 2-4 कदम चल वहीं पड़ी लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया और नीचे पेशाब कर रहे आदमी को जोर से फेंक मारा। लकड़ी का टुकड़ा उस आदमी के बगल में गिरा और यह वह दौर था जब सामंतवाद का निशाला चूकने लगा था। मीन्स सामंतवाद की जो जड़ें थी वो कमज़ोर होने लगी थी। अब किसी ठाकुर साहब के हाथ से चली लाठी ठीक निशाने पर भी नहीं चलती थी। लाठी के ज़मीन पर गिरते ही पेशाब करता आदमी अकबका कर पैंट संभाले बगल हटा और छत की तरफ सिर उठाकर लगभग चिढ़ते हुए बोला, का फूपन बाबू, अरे सदियों से आपके पुरखे कितना गरीब गेरुआ के डायरेक्ट कपार पर मुँहते हैं। मूतने पर कोई उफ तक नहीं किया। हम साला पिछवाड़े की दीवार पर मुँह दिए तो विरासत ढहने लगा आपका। गजबे करते हैं आप मालिक। अरे साला हरामी तुम मेरे बिरंचिया, तुम ढाहेगा भैरव सिंह पुरुषोत्तम सिंह की विरासत को रे साला। ठहरो, नीचे आते हैं तब बताते हैं। इतना कहकर फूकन सिंह सीढ़ियों से नीचे उतरने की ओर बढ़ा। तब तक
तरह बिरंची एक और आवाज़ उठा टनटनाते हुए कान में गई फूकन सिंह के। आप नीचे आ रहे हैं? आपको पते नहीं है का कि आपको पते नहीं है तो हम क्या करें? इतना बोल बिरंची लंबी लंबी डेक भर तीन खेत फलांग लगा वहाँ से निकल चुका था। बिरंची कुमार मखालनपुर गांव का 33-34 बरस का नौजवान था। इतिहास से बीए पास कर एमए की पढ़ाई कर रहा था। एक हादसा हुआ और ज़िंदगी भर उसका कलम पकड़ना असंभव हो गया। हादसा भी ऐसा कि मखालनपुर और बगल के कटहारा गांव के बीच क्रिकेट मैच के झगड़े के दौरान पुलिस केस हो गया। दबंगों की पैरवी से पुलिस उसको उठाकर ले गई। वहाँ रात हाजत में खूब पीटा। एक लाठी दाहिने हाथ की कलाई पर लगी और तर्जनी से अंगूठे की हड्डी टूट गई। सरकारी नौकरी की चाहत में कई फार्म डाल चुका था बिरंची, पर झूठे केस एवं कलम न उठा पाने के सदमे में पहले तो एक मनोरोगी की तरह घर में एक कमरे में बंद रहता। जब साल भर बाद बाहर निकला तो जैसे वो बिरंची था ही नहीं। कलम छूटी, उसकी जगह चीलम आ गई। कलम और चीलम का मिश्रण। बाएं हाथ में चीलम उठाकर उसने दाहिने हाथ को सहारा दे अर्जित ज्ञान को धुएं में उड़ाने लगा। पढ़ाई लिखाई छोड़ दिन भर वह घूमते, गांजा ताड़ी पीना, अपने अधूरे सपने को कोसना, गरियाना, यही दिनचर्या उसकी बन गई थी। लोग उसे गंजेड़ी, थेथर, पागल कहते थे। कभी कभी कड़वा जुबान के कारण पीत भी जाता था बेचारा। अक्सर लोग उसे लतखोर भी बोल देते थे। देखिए गांव में कैसे नाम रखते, गंजेड़ी है, थेथर है, पागल है, लतखोर बोल देते थे। आज फूकन सिंह ने सीधे ही देख लिया था अपनी दीवार पर पेशाब करते हुए। जुबान से आग उगल हवा की तरह उड़ निकला था बिरंची मूतने के बाद। उधर फूकन सिंह की आग की लपटों की तरह सीढ़ी से नीचे उतरते थे पुरुषोत्तम बाबू तेजी से करते, ये फूकन खबरदार, जो मारपीट किया था, छोड़ो उस गंजेड़ी को, रुको, एकदम यहीं नीचे जाओगे उसके नीचे के पीछे तुम। उम्र के अनुभवों ने पुरुषोत्तम सिंह को क्रोध पीना सिखा दिया था, जबकि फूकन सिंह की तो अभी कुछ और पीने की उम्र थी। मतलब कि फूकन सिंह गांजा, दारू, ताड़ी कुछ और पीने की उम्र थी फूकन सिंह की, और उनके पिताजी पुरुषोत्तम सिंह क्रोध पीना सीख गए थे। इस किताब की यही खासियत है उपन्यास की, आदमी को हर लाइन में सीखने को मिलता है। बाबूजी तक कपार पर मुतवाए और हम लोग। फूकन सिंह ने पीछे की तरफ मुड़कर झल्लाते हुए कहा, कपार पर मुता है क्या? दीवार पर न मुता है? पुरुषोत्तम सिंह ने नज़दीक आकर बोला। बाहर है दिमाग आपका, मैंने कपार पर मुतवाने का इंतजार कर रहे हैं कि इंतजार करके घर बैठे हम लोग कि मुँह देगा तब बोलेंगे और लड़ेंगे। फूकन सिंह ने मुट्ठी पीसते हुए जरा सा कहा, सुनो, जरा ठंडा दिमाग करके काम किया करो, समझे? ऐसी गर्मी दिखाने से और उधियाने से राजनीति नहीं होता है। अभी मारोगे बिरंचिया को तो माहौल बिगाड़ देगा। जल्दी पंचायत चुनाव आने वाला है, थोड़ा जरा सा बर्दाश्त कर लिया करो, फिर देख लेंगे उस दोगला को। बाप ने राजनीति के एक सदे हुए खिलाड़ी की तरह पुत्र को समझाते हुए कहा। देखिए भाड़ में जाए पॉलिटिक्स, फूकन सिंह बोल रहा है, देखिए भाड़ में जाए पॉलिटिक्स, साला हम हिजड़ा बन के नहीं करेंगे राजनीति। आपको पता है ये बिरंचिया के मुतला, ये सब टोटली पॉलिटिक्स है, ये कोई करवाता है, चेक नहीं करेंगे तो मन बढ़ जाएगा इन हरामियों का। फूकन सिंह ने सीढ़ी पर खड़े ही कहा, अच्छा तुम जाओ पानी पियो और शांत हो जाओ, हम पता करते हैं ना, 10 जूता मार के भी क्या बिगाड़ लेंगे उस लतखोर का। यह कहते हुए पुरुषोत्तम बाबू सीढ़ी से नीचे उतर गए। खुद को सीढ़ियों पर ही रोके फूकन सिंह पीछे पीछे सीढ़ियों से सनसनाता हुआ नीचे उतर गया। राजपूत का खून जल्दी गर्म नहीं होता, और एक बार जल्दी गर्म हो जाए ना तो ठंडा नहीं होता। बचपन से ही फूकन सिंह घर के बाप दादा राजपूतों का यह विशेष रक्त विज्ञान पढ़ता आया था। पुरुषोत्तम सिंह इसलिए जल्दी गर्म नहीं होते थे और फूकन सिंह जल्दी ठंडा नहीं होता था। नीचे उतर फूकन सिंह बरामदे में रखे कुर्सी पर बैठ गया। मालिक चाय लाते हैं, लतू भंडारी ने धीमी आज्ञाकारी आवाज़ में क्या कहा कि मालिक चाय लाते हैं। लतू भंडारी पुरुषोत्तम सिंह के घर का वर्षों का पुराना वफादार था। इसके बाप दादा नाई का काम करते थे। लट्टू ने परंपरा का विद्रोह करते हुए उस तरह कहनी छोड़ प्रधान का घर थरिया बर्तन कप गिलास उठाने का काम पकड़ लिया। दिन भर वह घर के काम देखता और शाम होते ही फूकन सिंह की
मजलिस जम शाम होते ही फूकन सिंह की जब मजलिस जमती तो कांच का गिलास सस्ता पानी में रंग घोलता और जाम बनाता। उसके इस कार्यों ने गजब की विशिष्टता हासिल करती थी। पानी में दारू पानी में दारू की कितना असर बनाएगी, यह काम को वह इतनी पानी में दारू की मात्रा कितना असर बनाएगी, वह काम वो इतनी गंभीरता से अंजाम देता था कि उससे नोबल पुरस्कार विजेता रसायन शास्त्री और मानवता के कल्याण के लिए पोलो या रेबीज का कोई नया टीका तैयार कर रहा हो। समझे ना, दारू का पैक इस तरीके से बनाता था, कितना दारू कितना नशा लगेगा ये सब उसको पता था। उसे पता होता था कि फूकन सिंह कितने पैक के बाद नीचे बैठे रहेंगे और कितने पैक के बाद उलट जाएंगे। कोई महत्वपूर्ण मौके पर जब फूकन सिंह की शाम या रात किसी जगह उपस्थित होना रहता था, तब वह बिल्कुल हल्का असरकारी आपातकालीन लाइट पैक बना देता था। आपातकालीन लाइट पैक बनाने का सिंहस्थ हो चुका था। फूकन सिंह जैसे लटुक के पैक को रसायन विज्ञान फूकन सिंह जैसे कहाँ गया फूकन सिंह को लटुक के पैक रसायन ज्ञान पर उतना ही भरोसा और गर्व था जितना इसरो को अपने वैज्ञानिकों पर होता है। लटुक की इन्हीं अतिरिक्त योग्यताओं ने उसे टोले का अन्य नाइयों की अपेक्षा ज़्यादा बड़ा स्थान दिला दिया था। पैक बनाने वाली योग्यता के कारण सीधे फूकन सिंह के दिल में जगह बना लिया था। पूरा टोला फूकन बाबू का पीए कहता था। लटुक इस पद कर आभा से लाहा लोट रहता था। मतलब कि इसी पद के आभा से जो उसको गर्व दिया गया था फूकन बाबू का पीए, उससे वो लाहा लोट रहता था। गौरव से भारी होकर कभी कभी दिन भर खटिया पर घोलट जाता। फूकन सिंह का पीए होने का नशा ऐसा था, जो वह नशा भला दारू में कहा। टोला में उसके कहने का वजन था। फूकन सिंह की मजलिस में दरोगा बीडीओ सब आते थे। लटुक सबको गिलास में अपना हुनर परोसता था। मामूली संगत थोड़े थी। इस तरह नाइयों की उस तरह से कई गुना ज़्यादा वो अपने हाथों को धारदार बना लिया था, जिससे वह पैक बनाता था। फूकन सिंह ने अनमने ढंग से चाय लाने का इशारा किया। का व्यवस्था है सांझ का? फूकन सिंह ने चाय की पहली सुर्खी के साथ कहा। जी देसी मुर्गा के वास्ते बोल दिए हैं माधव को, लटुक ने कहा। अब बोतल रे? फूकन सिंह ने कप रखते हुए पूछा। जी वो ग्राम सेवक शंभू जी ले आएंगे, एक ठो काम भी है उनका बीडीओ साहब से, लटुक ने रात का इंतजाम पक्का करते हुए कहा। अभी अभी भयंकर गर्म हुए और जल्दी से ठंडा नहीं होने वाले ठाकुर फूकन सिंह का खून को कूल करने की जिम्मेदारी लटुक की ही थी, जिसकी व्यवस्था में वह